ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम नया स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा जो नया टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा का। देखिए, हमारा कंपटीशन में इलेक्ट्रिसिटी से बहुत टेक्निकलिटीज़ के साथ चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, बट फिर भी जो हमारे कॉम्पिटेटिव लेवल का है वो सारे फैक्ट्स हम यहाँ पर समराइज करेंगे। प्रयास ये करेंगे कि आज की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का सारा कवर अप कर लेंगे। विद्युत धारा इस बोलते हैं इस टॉपिक को, और ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है। उन 15 टॉपिक में से एक टॉपिक है, अगर आप 15 टॉपिक्स में अगर करके जा रहे हैं एग्जाम में, तो लगभग आपको सारे क्वेश्चन जो है वो आपके कनेक्टिंग मिलेंगे आपको। उन्हीं में से एक टॉपिक आपका विद्युत धारा भी दिया गया था। अब ये जो विद्युत धारा से क्या क्या चीज़ें हमें समझना है, वन बाय वन करेंगे। तो मैं आपको शुरू कर देता हूँ सीधा, या टॉपिक को थोड़ा सा ओवर भी दे देता हूँ। देखिए, जो क्वेश्चन बनेंगे जाकर हमारे जीके के वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन आवेश से ही बन के आ सकता है, इसलिए हम 1 मिनट इसको आवेश को दे देंगे, यहाँ पर देख लेंगे। फिर इसके बाद हम 1 मिनट यहाँ पर करंट यानी कि विद्युत धारा को ही देखेंगे। और इसके साथ साथ में विद्युत धारा के बाद हम फिर यहाँ पर थोड़ा सा समय देंगे इस विषय में विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। विभवांतर जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये भी, लेकिन यहाँ से प्रश्न आने की संभावना होती है। फिर आपने नाम सुना होगा ओम्स लॉ के बारे में, और जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि साइंस अगर आपने थोड़ी बहुत अच्छे से पढ़ी थी तो आ जाता है, बस टच में होना बहुत ज़रूरी है। ओम्स लॉ के बाद यहाँ पर हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं, और प्रतिरोध से कई बार संभावना होता है छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ जाता है, तो प्रतिरोध से न्यूमेरिकल आने की संभावना होती है आपकी, तो उसके बारे में भी देखने वाले हैं। फिर यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है, हमारी विद्युत शक्ति है, उसके बारे में भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, तो विद्युत शक्ति के बारे में देख लेंगे। और हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक टॉपिक होता है छोटा सा, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी कवर अप कर लें। अगर आप इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि ऊर्जा को कवर कर लेते हैं, कि मान के चलिए कि फिर आपके जो बनने वाले प्रश्न है वो इसके अंदर आ जाएंगे। और फिर डिवाइसेस कुछ हैं आपकी, उन डिवाइसेस का क्या काम होता है 2 मिनट में लास्ट में उसको समराइज कर लेंगे। चाहे वो मीटर भी हो, चाहे पोटेंशियोमीटर हो, चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे एमीटर हो, इन डिवाइसेस का क्या योगदान होता है, किस तरीके से इनको यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे इसी के अंदर आएंगी। तो आई होप कि हमें शुरू कर लेना चाहिए। शुरू करते हैं विद्युत धारा को पढ़ने के पहले। जैसे कि करंट है, जिसके बारे में हम लोग समझते हैं, इतने दिनों से आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, करंट जितनी भी चीज़ें आज चल रही सारा यूज हो रहा है करंट का। लेकिन करंट किसकी वजह से आता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है आवेश। आवेश जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। हमारे लिए जो फायदेमंद है, अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज क्या है, ये बताना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चार्ज क्या है, कोई ट्राई करेगा? चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? अच्छा, ठीक है। आवेश क्या है, चार्ज क्या है, फिर क्वेश्चन वही है, चार्ज क्या है। बहुत मतलब मैंने क्या बोला पहले, कई बार हम जीवन में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मतलब नहीं पता होता हमें उनका। अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज क्या है, तो मामला गड़बड़ा जाता है थोड़ा सा कि ये चार्ज क्या है। चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का बहना इधर उधर, ये सारी ठीक है, अच्छी बात है। चार्ज क्या है? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं क्या इस पेन में चार्ज है, ये पेन चार्ज है इसमें? बहुत सामान्य सा प्रश्न है। अब इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है आपको? चार्ज है कि नहीं है? रीजन दीजिए जल्दी से। चार्ज, चार्ज चल नहीं रहा सब। आप में चार्ज है कि नहीं, ये बताइए। अच्छा, इसमें चार्ज, इस वॉल पे, अब बताओ। ठीक है, बस इसी को समझना चाह रहे थे। ठीक है, पहली चीज आते हैं चार्ज। दुनिया में ऐसी एक भी बॉडी बन नहीं सकती जिसमें चार्ज ना हो। हर बॉडी में चार्ज होगा, क्योंकि बॉडी बनेगी, कोई भी वस्तु है उस वस्तु के लिए एटम से ही मिलकर बनेगी, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कंफर्म है। यानी कि चार्ज तो है, बस फर्क इतना होता है कि वो न्यूट्रल कंडीशन में होता है, इसलिए हमें एहसास नहीं होता, लेकिन बिना चार्ज की बॉडी हो नहीं सकती है। तो चार्ज जो क्या होता है, चार्ज क्या है, जन्मजात कंडीशन है। अगर हम किसी, बस थोड़ा सा लेंगे, हम बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, हम केवल बस आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए यहाँ शुरू कर रहे थे, वरना मैं पॉइंट की ही बात कर लेता सीधा। किसी भी वस्तु की बात की जाए, उस वस्तु में, हर वस्तु में उसकी जन्मजात है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, चार्ज होगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, चार्ज होगा, बिना चार्ज का ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। अगर ऑब्जेक्ट है, चार्ज होगा, और ये जन्मजात प्रॉपर्टी होती है, जो करता क्या है, दो काम करता है चार्ज के बारे में। इसीलिए सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर व्हिच क्रिएट अ फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि या तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा, या तो आकर्षण बल लगाने का काम करता है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मुद्दे में वापस लौटते हैं। यानी चार्ज क्या, अगर कोई आपसे पूछे, तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी वस्तु में जन्मजात होती है, जिसका काम क्या है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा देगा, या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा लेगा। यहीं से शुरू होता है आवेश, और आवेश के बारे में हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, आवेश कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। जिनको लिखने की आवश्यकता लगे आप लिखते चलिएगा।
एक अदिश राशि है। आवेश के बारे में बात करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, मैं सारी चीजें आपको लिखता रहूंगा, आप भी लिख सकते हैं। मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक है कूलाम, कूलाम, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आवेश के बारे में। आवेश के बारे में आपको पता है, इसके प्रकार में दो प्रकार होते हैं आवेश के। एक आपका होता है धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज, एक होता है ऋणात्मक। और आपको ये भी पता है आवेश के बारे में कि आवेश जो होता है इसमें अगर आप धनात्मक और धनात्मक दो चार्ज लेके आ जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी सेम चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं यानी कि प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। लेकिन अगर आप अपोजिट चार्ज लेके आएंगे जा करके, तो वो आकर्षण बल लगाते हैं यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। यहाँ पर आकर्षण हो जाता है, बस मामला इतना सा है। अच्छा, चार्ज के बारे में थोड़ी सी और जानकारी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर चार्ज के बारे में अगर देखेंगे तो इसका सिंबल जो प्रयोग किया जाता है क्यू का प्रयोग किया जाता है। चार्ज आवेश के बारे में अगर जाएंगे तो एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE का फॉर्मूला आपने पढ़ा हो शायद। कई बार जब क्वेश्चन छोटा सा दिया जाएगा तो आपको चार्ज नहीं दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है आपका बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला चार्ज होता है। इसलिए क्यों बात कर रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा भी इसके बाद हम समझने वाले हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि जब भी कहते हैं हम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज किसकी वजह से फ्लो होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आधा इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसी कंडीशन में इसका मतलब ये है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जो चार्ज फ्लो होगा वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होगा उसी के मल्टीपल में फ्लो होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है, अगर हम कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसमें 2 का गुणा कर दिया जाएगा, यानी कि n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने कहा 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए एक वायर से, बताइए कितना चार्ज जाएगा, तो आप कहेंगे 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना चार्ज चला जाएगा। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और इसी का यूज करते हैं, आगे इसको भी देखेंगे हम। चार्ज के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, कहते हैं चार्ज ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया सकता है। चार्ज नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक तो प्रक्रिया ये होती है, चार्ज को जोड़ा जा सकता है। हमने कहा Q1 Q2 Q3, और यही से हम बताते हैं कि ये एक अदिश राशि है। इस प्रकार हम तीनों को चार्ज को जोड़ करके लिख सकते हैं Q बराबर Q1 प्लस Q2। ये हमें तो लग रहा होगा आसान, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जो वेक्टर के नियम को फॉलो करता है, और हमने वेक्टर पढ़ा हुआ है टॉपिक पूरा, वहां पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर जरूरी नहीं कि जो संख्या आने वाली है वही आए, दोनों में अंतर आ सकता है। तो चार्ज के बारे में अगर आपको थोड़ी सी जानकारी लेनी है तो इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। चार्ज से रिलेटेड ही एक लॉ दिया गया था, जिससे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपका एग्जाम में आएगा, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया दे देता हूँ आवेश के बारे में। एक लॉ आपने देखा होगा, कूलाम्स का नियम, यार सुना होगा, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या बताता है, कूलाम का नियम, दो चार्ज अगर रखे गए हैं Q1 और Q2, यहां पर ले लेते हैं, तो लास्ट टॉपिक हमारा चार्ज से रिलेटेड ही है। कूलाम का नियम, ये सीधा सीधा अगर कभी आ जाए, कूलाम का नियम का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा, कूलाम के नियम का संबंध है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल से। ये पूछा गया है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को, बल से, यानी माना हमने कि एक चार्ज Q1 यहां रखा है, एक चार्ज Q2 यहां रखा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R। अब अगर चार्ज रखा हुआ है, ये आवेश यहाँ रखा है, तो ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, और जितना बल ये इधर लगाएगा, माना कि F1 लगाया, उतना ही बल ये भी इसके ऊपर लगाता है जो कि F2 है। इसी को बताया था कूलाम्स ने पहली बार, और इसीलिए इसको कूलाम का लॉ कह दिया जाता है, जो कि बराबर होता है, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, फोर्स बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपने फॉर्मूला देखा होगा। यहां से एक चीज निकल के आती है जो हमें समझना है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाए, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं हमारे यहाँ, तो अगर दो आवेशों के बीच दूरी बढ़ती चली जाएगी, दूरी बढ़ेगी तो फोर्स में क्या परिवर्तन होगा और कितना परिवर्तन होगा, यहां से क्वेश्चन आता है। तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर प्रश्न यहां से आया तो हम करने के लायक हो। मुद्दा ये है कि अगर आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक से अगर प्रश्न आ गया और आप कर नहीं पाए तो बेकार है मेहनत। तो जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो, वरना मत पढ़ो, सिंपल सा सिद्धांत है।
कि बाद में रिग्रेट ना हो कि ये वाला तो टॉपिक हम कर सकते थे। इसका कहने का मतलब है जो बल है ना वो कैसे हैं, Q1 Q2 के समानुपाती हैं, इसको बोलते हैं समानुपाती। इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज बढ़ाया जाएगा, आवेश बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, यही तो मतलब आ रहा है। अगर आवेश बढ़ाया जाएगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, सीधा मतलब है, क्योंकि समानुपाती है ये आपका। लेकिन अगर हम बात करेंगे दूरी को लेकर के, फोर्स यहां पर आ रहा है कैसा, 1/r² में, यहाँ 1/r² में है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर दूरी को बढ़ाई जाएगी तो हमारा जो बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है। अब मुद्दा इसमें एक और चीज आता है, जो प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि दो आवेशों के बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया गया, बताइए उनके बल में कितना प्रभाव पड़ेगा। सीधा सा प्रश्न होता है जो कि बहुत सामान्य सा है। बताइए जल्दी से आप, अगर आप आइडिया है तो कितना बनेगा, दो आवेशों के बीच की दूरी के बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए तो उनके आवेश, सॉरी उनके बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी बताएं, कितना हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, अच्छा 3 गुना कम हो जाएगा, बढ़ेगा, कम हो जाएगा, पक्का लॉक कर दिया जाए। 25 लाख का प्रश्न है। हाँ, लो कोई लाइफ लाइन बची नहीं है आपके पास, रिस्क है, आप क्विट कर सकते हैं आप गेम को, बहुत गंदे तरीके से हारेंगे आप, जीरो पे गिरेंगे आगे सीधा। हाँ जी, है ये सही है, पक्का। तो फिर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आपका आंसर तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, गलत है। कैसे, सुनिएगा जरा सा। एफ क्या है, संबंध समझिए, 1/r² है। अगर दूरी क्या की गई, अब मान लेते हैं दूरी r थी, अब क्या कर दी गई होगी, 3r कर दी गई होगी, 3r कर दी गई होगी। अगर दूरी 3r हो चुकी होगी तो यहां रखिए जरा, r था तो f आ रहा था, अब इधर बन चुका है कितना, 3r, तो 3r का स्क्वायर करेंगे। f में मान लेते हैं F1 फोर्स बना, F1 जो फोर्स है ये कितना हो जाएगा, 1/9r² नहीं हो जाएगा, स्क्वायर लगा है। और जब स्क्वायर लगा और इसकी वैल्यू का मतलब क्या था, 1/r² मतलब है f है, यानी कि जो हमारा फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 1/f/9। सिंपल भाषा में समझिए, यानी कि 9 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है। सिंपल लैंग्वेज क्या समझनी है हमें, ये करना नहीं है वहां पे, डायरेक्ट हमको देखना है। अगर दूरी जो है वो डबल की जाती है, डबल की जा रही है, यानी 2 गुनी की जा रही है, तो 2 गुना का स्क्वायर कर लेना 4, यानी कि जो बल हो जाएगा हमारा वो 4 गुना कम हो जाएगा, यानी कह सकते हो F/4 हो जाएगा सिंपल भाषा में। अगर हमारी दूरी 3 गुनी की जा रही है, 3r की जा रही है, तो बल हमारा F/9 हो जाएगा। दूरी हमारी 4 गुना की जा रही है तो F/16 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करके से डिवाइड कर देना। दूरी हमारी 5 गुनी हो रही है तो उसका स्क्वायर करके F/25 कर देना है। मुद्दा ये आता है कई बार। और अगर वो बोलता है इसके उल्टा कि दूरी हमारी आधी कर दी गई है, अब इसी में जब क्या है दूसरा टाइप ले लेता है वो, तो दूरी अगर आधी कर दी जाए, अगर हमारी r थी और r से हमने क्या कर दी है, r/2 कर दी, दूरी अगर आधी कर दी जाएगी तो इस समय जो बल लगने वाला होगा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। स्क्वायर में ही चलेगा, डबल नहीं होगा, आधी थी तो बढ़ेगा ही कन्फर्म है, लेकिन 4 गुना जाएगा। दूरी हमारी यहाँ पर r/3 कर दी गई है, तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स। दूरी हमारी अगर r/4 है तो फोर्स हमारा 16f हो जाएगा, यानी 16 गुना हो जाएगा। ये मतलब है, 4 चौको 16, 16 आ जाएगा, उसके बाद हमारा उतने। तो ये बेसिक सिंपल है, लेकिन कूलाम के नियम से कई बार क्वेश्चन बना लेते हैं, हमसे यही पूछा जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, बट उस टॉपिक में जो हमारे लेवल का है वो यही बन सकता है, ध्यान रखिएगा। और अगर कभी ये पूछे चार्ज को 2 गुना कर दिया जाए, दोनों चार्ज को 2 गुना कर दिया है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, टोटल कितना आ जाएगा, 4। अगर 2 कर रहे हो तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 4 गुना होगा। यानी ये समानुपाती में जितना वो बढ़ाओगे उतना ये बढ़ेगा, बस इतना अंतर है। और यहीं से हमारा चार्ज का कंडीशन खत्म हो जाता है। आवेश के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा वो। चलिए नया लेते थोड़ा सा। तो आवेश का मामला यहाँ से रुकता है, और यहाँ पर विद्युत धारा के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो चैप्टर का नाम ही था करंट, जिसे बोलते हैं आप। करंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है करंट के क्या है, तो
तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है करंट? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, बचपन की डिफिनीशन है। सिंपल का मतलब, चार्ज का मतलब क्या? जो आवेश है, आवेश के बहाव को का प्रतिदर जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। मतलब एक वायर है, इस वायर से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो रहे हैं, यानी आवेश जा रहा है। उस आवेश को फ्लो होने में कितना समय लगा है, और उस समय से अगर भाग दे देते हो तो जो क्वांटिटी मिलती है वही हमारी विद्युत धारा है। कोई जादू वाली क्वांटिटी नहीं है, सिंपल मतलब है। विद्युत धारा का मतलब है आवेश बटे समय। यहीं से शुरू होता है इसके बारे में, क्योंकि इसका रिलेशन बहुत लंबा है तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं विद्युत धारा के बारे में भी। विद्युत धारा बराबर क्या है आपका? विद्युत धारा बराबर देखा जाए तो होता है हमारा आवेश, जो भी आवेश यानी कि चार्ज हमारा फ्लो हुआ है बटे समय। फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है विद्युत धारा से रिलेटेड कि भैया ये क्वांटिटी कैसी होती है, कैसी राशि है? तो ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है? विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है? सदिश। सोच लीजिए, सोच लीजिए। लॉक करने के बाद फिर मामला माइनस हो जाएंगे, जीरो में है भैया जी हमारे अब माइनस चले जाएंगे। अच्छा ये तो सदिश राशि में दिशा और परिमाण होगा तो सदिश होगी। अदिश का मतलब जहाँ दिशा ना हो, डायरेक्शन ना हो। करंट में तो दिशा होती है ना, बिना ऐसा थोड़ा ना वायर जहां मन होता है करंट फ्लो होता है। जिस डायरेक्शन में चलेगा पर्टिकुलर वायर में फ्लो होगा तो डायरेक्शन फ्लो होता है ना, मतलब दिशा है। तो कैसी राशि होगी? हाँ आप सब लोग टैलेंटेड हैं बाय द वे। अदिश राशि होती है, ध्यान रखिएगा। लगता है कंफ्यूजन में, ये सदिश राशि है लेकिन ध्यान रखिएगा ये अदिश राशि है। उसका रीजन है, ये वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करता है। इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करता और यही कारण है कि ये एक अदिश राशि है। वेक्टर के नियम को फॉलो ना करने का मतलब भी सिंपल सा इतना है कि अगर हम कहते हैं करंट फ्लो हो रहा है और करंट की का मात्रक होता है एम्पियर, अगला लिख लीजिएगा, करंट का मात्रक जो है वो है एम्पियर। करंट का मात्रक अगर एम्पियर है तो वेक्टर में हम लिखते हैं 2 एम्पियर जा रहा है, मान लेते हैं 4 एम्पियर करंट जा रहा है। बताओ टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 सर्किट में आ रहा है तो दोनों जुड़ गए यहाँ करके। तो आगे जो जाएगा करंट 2 एम्पियर इधर से आया, 4 एम्पियर इधर से आया, तो इधर से 6 एम्पियर चला जाएगा। यही तो होता है, यानी कि दोनों जुड़ जाते हैं। और दोनों के जुड़ने को, इस नियम को कहते हैं एलजेब्रा का नियम, बीजगणित का नियम जो होता है। 2 + 2 = 4 मैथ में होता है। फिजिक्स में कहता है वेक्टर के नियम में 2 + 2 = 4 नहीं होगा। हो सकता है एक कंडीशन, इसके अलावा नहीं होगा कभी भी। एंगल आ जाएगा तो नहीं होगा, और केवल एक कंडीशन होगी जब कॉस 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम कंडीशन बन जाएगी जाकर के। लेकिन यही जो नियम है, और करंट ये फॉलो नहीं करता, करंट इसी तरीके से ऐड होता है। 9 + 10 एम्पियर ऐड करोगे तो 19 हो जाएगा जाकर के। वो इस वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करता है। वहां की सारी क्वालिटी है, इसके पास दिशा भी है, इसके पास परिमाण भी, इसलिए जो बचपन में पढ़ते थे वो वाली डिवीजन यहाँ लागू नहीं होती है। मामला सिर्फ डायरेक्शन के आधार पर काम करें। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ये तो केवल फालतू की बातचीत है। पॉइंट की जो बातचीत है हमारे लिए वो अदिश राशि है, एम्पियर है। इसके साथ ही साथ एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, इसको नापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? एमीटर। एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस का नाम है एमीटर। डिवाइस है जो एमीटर। एमीटर एक डिवाइस है, इसीलिए एम्पियर नाम पड़ा जाकर के, वहां साइंटिस्ट हैं उन्हीं के नाम पे रखा गया। एमीटर का सिंबल ही बता देते हैं आपको हम। जैसे ये होता है, ऐसे डिवाइस रखी होती है, एक तरफ धनात्मक होता है, एक तरफ ऋणात्मक होता है। सर्किट में जोड़ते समय प्लस वाले को प्लस से जोड़ते हैं, माइनस वाले को माइनस से जोड़ते हैं, अपोजिट नहीं जोड़ते हैं। कई बार हमें लगेगा प्लस से प्लस नहीं जुड़ेगा। अच्छा दूसरी चीज आती है यहाँ पर, करंट के बारे में ही थोड़ा सा और देख रहे थे, तो जब विद्युत धारा के बारे में आप देख रहे हो तो विद्युत धारा का जो हमारा बन रहा है जाकर के फॉर्मूला, वो ये बन रहा है, इसका सिंबल जो होता है वो आई होता है, और आवेश का होता है क्यू, और इसका होता है टी। और अभी आप पढ़ के आए हैं आई बराबर ये लिखा जा सकता है NE/T, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। NE क्यों? क्योंकि Q बराबर होता है ये। अगर मैं इसी में छोटा सा क्वेश्चन ये ले लेता हूं, छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं ये ले लेता हूं कि एक वायर है, उस वायर से 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और इन 5 इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में 10 सेकेंड लगा, 10 सेकेंड। बताइए कितनी विद्युत धारा फ्लो हुई? तो कई बार हमारे दिमाग में आ सकता है उस मोमेंट में, क्योंकि उस समय प्रज्वल होता है कि ये चार्ज तो दिया नहीं गया, आवेश तो दिया नहीं गया, लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तो फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे? ये करेंगे। 5 मल्टीप्लाई किया, एक इलेक्ट्रॉन जब गया होगा तो चार्ज कितना गया होगा? 1.6 × 10⁻⁻19।
अपॉन में कर देंगे 10, और यहाँ से हमारा काम बन चुका होगा। आई बराबर यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करोगे 0.8 आ जाएगा। बाकी आपकी मैथ अच्छी, मेरी मैथ थोड़ा सा ढीली है, तो आप इसको अरेंज करके लिख लीजिएगा। ऑप्शन में 0.8 लिखा होगा, अगर 8 लिखा होगा तो यहाँ 0 बढ़ा रहा होगा, वो वापस 20 कर देगा वो आपका। देख लीजिएगा ऑप्शन में कैसे दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन आने की प्रथा बहुत रहती है, खासकर ऐसे एग्जामों में, पुलिस वगैरह एग्जाम में, जो कि सिंपल ही क्वेश्चन देते हैं, बहुत कठिन नहीं देते। मामला वो नहीं है। एक फैक्ट जो आप लिख लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है, एसएससी तक में आ चुका है, लेकिन ये छोटा सा प्रश्न है कि 1 कूलाम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूछा जा चुका है। 1 कूलाम्ब, कूलाम्ब जिसे हम बोलते हैं ना कि 1 कूलाम्ब, कूलाम्ब यूनिट है। कूलाम्ब कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं, कूलाम्ब चार्ज की, आवेश की बहुत बड़ी क्वांटिटी है। इसीलिए इसके लिए एक और यूनिट का प्रयोग भी किया गया है, स्ट्रेटो कूलाम्ब। अगर कभी ऑप्शन में ध्यान रखना, स्ट्रेटो कूलाम्ब, इनमें से कूलाम्ब का कौन सा मात्रक नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो स्ट्रेटो कूलाम्ब, कूलाम्ब का आवेश होता है। ठीक है, कई बार कूलाम्ब का एक तो ये हो जाएगा, एक कूलाम्ब पड़ा होगा और एक ये पड़ा होगा, कौन सा, आई बराबर होता है Q अपॉन टी, तो कई बार होता है Q बराबर वो लिख देते हैं आई टी, और आपको पता है आई का होता है मात्रक एम्पियर और टी का हो गया सेकेंड, तो एस ऐसे लिख देंगे जाकर, ये भी मात्रक होगा। तो हम जल्दी जल्दी में ये ना कह दें कि एस नहीं होगा, गलत है। ध्यान रखना है कि वो टाइम इंटू करंट बनाकर उन्होंने दिया है, और चौथा कोई ऐसा पड़ा होगा। अच्छा, बताना चाह रहे थे कि 1 कूलाम्ब में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम्ब चार्ज में होते, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कूलाम्ब कितनी बड़ी क्वांटिटी होगी। ये सीधा पूछा गया है। 1 कूलाम्ब चार्ज में आवेश में 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट्स अ सिंपल, इट्स जस्ट वेरी सिंपल। आगे थोड़ी सी बात की जा सकती है, चलिए। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन यहाँ से थोड़ा सा कवर अप हुआ, करंट का। हम आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, फास्ट थोड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें हमारी कवर हो जाएं। अब हमारा जो है ओम का नियम थोड़ा सा आता है, इसको भी समझ लेते हैं। नहीं, ओम के नियम के पहले हम विभवांतर समझ लेते हैं थोड़ा सा, तो और आसान रहेगा। विभवांतर, हिंदी में कुछ शब्द बड़े खतरनाक होते हैं। विभवांतर, विद्युत विभव कहते हैं इसी को। इंग्लिश में तो खैर कई बार कुछ शब्द कठिन होते हैं, लेकिन कुछ बहुत आसान होते हैं। विद्युत विभव, आई थिंक सही लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो कोई मतलब नहीं है। सही लिखा है, ठीक है, चलिए। इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं इंग्लिश वाला भी लिख देता हूँ, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इसे बोलते हैं विभवांतर का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों को समझते हैं एक साथ में, बहुत आसान है, सिर्फ शब्दों का गेम है, समझना बहुत आसान है। जैसे हम लेते हैं, बैटरी लेके आते हैं, तो बैटरी में लिखा होता है, छोटा सा स्विच लेके आते हैं, इतना बड़ा जो होता है उसमें 1.5 वोल्ट लिखा होता है। बैटरी, छोटी वाली बैटरी जो डालते हैं वो, ठीक है। ये वोल्टेज है ना, यही है विभवांतर, यही विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही देता है। करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? लाइट चली गई, इन्वर्टर में बैटरी लगा है, करंट फ्लो हो रहा है। क्यों फ्लो हो रहा है? ऐसा क्या किया उस बैटरी ने जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा? यानी कि उसने पोटेंशियल क्रिएट किया। पोटेंशियल क्या करता है? एनर्जी क्रिएट करता है, जो धक्का मारता है इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए, और इलेक्ट्रॉन जैसे आगे बढ़ेगा करंट फ्लो होना चालू कर देगा। सिर्फ इतना सा गेम है। आप मेटल में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा ले जाओ, करंट फ्लो हो जाएगा, और उसी लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देना पड़ता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल नॉर्मल आप भाषा में कहते हैं ना, आप देख लेंगे तो कितना पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, यानी एनर्जी तो है ना वो नॉर्मल भाषा का। तो पोटेंशियल वहां से बना है शब्द निकलते हुए, और उसी शब्द का यूज करते हुए यहाँ से आया है मामला। तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, तो आइडिया लगेगा, और फिर हम फॉर्मूले पे सीधा गिरेंगे आकर के। मान लेते हैं कोई चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों कहते हैं? विद्युत विभव, क्योंकि विद्युत का मतलब जहां भी आवेश आ जाए समझ लेना वहां विद्युत वर्ड आया होगा। एक आवेश रखा गया है अनंत में। अनंत का मतलब ये नहीं होता है कि सूर्य के पास रखा है, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। अनंत का मतलब जिसकी पोजीशन ना फिक्स हो, ऐसा मतलब अनंत होता है। यही मतलब अनंत का, कई पोजीशन, इनफिनाइट पोजीशन में रखा है। इस चार्ज को उठा करके लाया जा रहा है किसी पॉइंट ए तक। इस चार्ज को जब उठा के लाया जाएगा तो चार्ज को ट्रांसफर करने में क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है, यानी कि कार्य करना पड़ेगा। और जब कार्य करना पड़ेगा किसी चार्ज को ट्रांसफर करने में, तो जो हमें राशि मिलती है वही राशि है विद्युत विभव। सिंपल भाषा में ये, यानी विद्युत विभव कुछ और नहीं है, किसी चार्ज को, किसी आवेश को किसी जगह से उठाकर किसी जगह तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो विद्युत विभव है। यानी कहने का मतलब ये है कि विद्युत विभव बराबर, आप लिख सकते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला बनाइए यहीं पर, विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। इसके भी छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी किसी का सिंबल होता है कैपिटल V बराबर W अपॉन Q, ये फॉर्मूला बन जाता है जाकर के विद्युत विभव का।
ये विद्युत विभव का फॉर्मूला है। यानी विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। किसी चार्ज को, किसी आवेश को ट्रांसफर करने में, घुमा आप किसी दूसरे स्थान तक ले जाने में अनंत से जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम कहते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है, तो ये आपकी अदिश राशि है। इसके बाद अगर मैं बात करूं विद्युत विभव के बारे में, इसका मात्रक क्या है? इसी का मात्रक होता है वोल्ट। जो लिखा होता है 2 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है, सिंबल आप वी बना सकते हैं। साथ साथ में एक और मात्रक लिख सकते हैं, कार्य का होता है जूल और आवेश का होता है कूलाम, तो जूल पर कूलाम भी कहा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है। एक वर्ड आ जाए, कभी भी आपसे विद्युत विभव पूछे और विभवांतर, दोनों में केवल एक मंतर थोड़ा सा शब्दों का है, सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता खास इस दोनों में। यानी कि अगर हम कहें इसे विद्युत विभव बोलें या विभवांतर बोलें तो एक ही चीज है, बस विभवांतर में मतलब क्या होता है, अंतर किन्हीं 2 चीजों का निकाला जाता है। माना कि एक पॉइंट ए था और एक पॉइंट बी है, यहाँ पर अनंत वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया जाएगा। ए पॉइंट पे कोई चार्ज रखा था, आवेश रखा गया था, इसको बी पॉइंट तक ले गए और इस दौरान में जो हमें कार्य करना पड़ रहा है, यानी वर्क करना पड़ रहा है इसको ट्रांसफर करने में, ये जो कहलाएगा ये विभवांतर कहलाएगा। इतना है। यानी विभवांतर का मतलब होता है किन्हीं 2 जो जगहों के, इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनिटी शब्द आएगा, और विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस में जो आता है वो आता है कि कोई भी 2 जो जगहें हैं उन दोनों जगहों के बीच में जो कार्य को, जो आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एक लाइन में अगर आप इसकी डिफिनेशन तो बोलते हैं, वो इसको यही बोल देते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस इज दैट द वर्क हैज बीन डन टू ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, उस मुद्दा यही है। सब कुछ यही होगा, कुछ नया नहीं होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जो डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। अच्छा, इसी के दौरान हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं चीज, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक है वोल्ट मीटर, एक बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और एक हो गई हमारा जाकर एमीटर, और एक होता है हमारा गैल्वेनोमीटर। 3 डिवाइसेस बेसिकली हमारी मोस्टली यूज किए जाते हैं, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और एक होता है मीटर ब्रिज। मीटर मीटर ब्रिज, ठीक है। एक आपने नाम सुना पोटेंशियोमीटर, ये आपने 3-4 डिवाइसों के नाम सुने अगर हैं तो इनको फटाफट समझ लेते हैं क्या होता है, तो यहीं पर चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई मीन वोल्ट मीटर का जो प्रयोग किया जाता है ये वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। क्लियर हो रहा है? वोल्टेज को नापने के लिए। वोल्टेज शब्द नहीं देगा वहां से, तो ध्यान रखना विद्युत विभव को नापने में, ये पड़ा होगा। विद्युत जो विभव है उसको नापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका सिंबल कैसे होता है? सेम वही V प्लस माइनस, एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा। मजे की बात क्या है, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि एक सर्किट है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है, एक सर्किट है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है, और करंट हमेशा धनात्मक जो हमारा होता है टर्मिनल उसी से निकलता है, पॉजिटिव से आई जा रहा है करंट। जो करंट है ना, ये सर्किट है, इस करंट में हम कहीं भी जब कोई भी चीज लगा देते हैं, जैसे माना कि हमने यहाँ कोई लगा दी एक्स चीज, जब इसी सर्किट में कोई चीज लगाई जाती है इसको क्या बोलते हैं? सीरीज, श्रेणी में। याद आ रहा होगा, सीरीज, श्रेणी बोलते हैं सीरीज को, श्रेणी बोलते हैं ना सीरीज को। और एक होता है पैरेलल, समानांतर होता है, एक होता है सीरीज, श्रेणी कनेक्शन जिसे बोलते हैं। तो वोल्ट मीटर जो है इसको हम श्रेणी में नहीं कनेक्ट करते हैं, मुद्दा ये है, इसीलिए प्रश्न बन जाता है। इसको हम कनेक्ट करते हैं समानांतर श्रेणी में। इसको लिख लीजिएगा, ये हमेशा वोल्ट मीटर जो होता है पैरेलल कनेक्शन किया जाता है, पैरेलल, समानांतर श्रेणी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आते हैं जल्दी से अमीटर। अमीटर पढ़ चुके हैं, क्या नापता है? विद्युत धारा नापता है।
इसके बाद विद्युत धारा नापता है, सिंबल आपको पता ही है इसका, प्लस माइनस। कैसे जोड़ता है, ये श्रेणी में जुड़ा होता है, श्रेणी में जुड़ा होता है, यानी सीरीज में लिख देता हूं मैं इसको, सीरीज में। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, करंट किस दिशा में बह रहा है, ये काम किसका है, डायरेक्शन पता लगाना करंट का, ये गैल्वेनोमीटर का है। डिवाइस होती है जिधर डिफ्लेक्शन होगा उससे अंदाजा लग जाएगा करंट किस दिशा में फ्लो हो रहा है। तो करंट विद्युत धारा की दिशा लिख लीजिएगा आप। नहीं नहीं, कंपास तो डायरेक्शन नॉर्मल बताने के लिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड में यूज करते हैं हम उसका। ये विद्युत धारा की दिशा बताएगा, विद्युत धारा की दिशा। अब वायर रखा हुआ है, आपको नहीं पता कि करंट इधर से इधर जा रहा है कि इधर से आ रहा है, कैसे पता लगाओगे वायर में। अब आप सोचोगे सर्किट प्लग में, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट के दौरान कैसे पता लगाओगे, क्लोज सर्किट है, करंट फ्लो हो रहा है, पता लगाने के लिए। चलो मान लेते हैं, अभी इसके आगे देखेंगे, जरूरी नहीं कि करंट के लिए हमें बैटरी लगी हुई हो, करंट तो जनरेट भी होता है ना, जनरेटर काम ये तो कर रहा है, जनरेटर में तेल डालो करंट आ जाता है। तो कैसे करंट आया, इसका मतलब कोई सर्किट तो निकालो, तो फिर पता कैसे लगाओगे, ये पता लगाता है डायरेक्शन। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। अब इसका सिंबल जो होता है जी होता है, इसमें कोई साइन नहीं होता, निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, ध्यान रखना। अगर कोई पूछे कि इसमें निगेटिव पॉजिटिव धनात्मक सिंबल नहीं होता, वो गैल्वेनोमीटर है। इसको भी सीरीज में ही जोड़ते हैं, श्रेणी में, श्रेणी में ही जोड़ते हैं। अच्छा, लास्ट दो डिवाइसेज हैं, इनका इससे संबंध है, ये तीन आपके एक साथ ग्रुप में चलती हैं। यहाँ बस केवल एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा, मीटर ब्रिज का प्रयोग किससे किया, किस लिए किया जाता है, अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात जो प्रतिरोध होता है उसको पता लगाने के लिए, प्रतिरोध की वैल्यू निकालने के लिए, प्रतिरोध रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने, प्रतिरोध की वैल्यू पता करते हैं। और पोटेंशियोमीटर जो होता है, और पोटेंशियोमीटर के लिए भी वोल्टेज का पता लगाने के लिए ही किया जाता है पोटेंशियोमीटर का, दैट इट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड द वोल्टेज। फिर आप सोच रहे होंगे इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर यह है कि पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट वैल्यू निकालता है, वो सब वैल्यू निकालेगा, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट की बात आती है ना तो एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होती है हमें, और उसके लिए फिर हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। सामान्यतः जो यूज होते हैं घर में नापने के लिए वोल्टमीटर होते हैं, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस वाला गेम आता है। तो ये लिख लीजिएगा, ईएमएफ एक वर्ड आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो विद्युत वाहक बल, लिख लीजिएगा इसको, ये शब्द लिखिएगा क्योंकि ऑप्शन में यही पड़ा होगा, विद्युत वाहक बल का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी थोड़ा सा माइंड में रखना है। और टॉपिक हमारा चल रहा था कौन सा, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में यानी कि विद्युत विभव के बारे में देख लिया है, विद्युत धारा हो गया हमारा। ठीक है, आते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, ओम्स का नियम। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जी, किसका, अच्छा हाँ वो तो होता है। ठीक है, आते हैं जल्दी 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 फटाफट लिख लेते हैं। ओम एक साइंटिस्ट का नाम है, ये ओम साइंटिस्ट का है। तो कई बार लग सकता है कि भारत का कोई साइंटिस्ट, भारत का नहीं था, बाहर का साइंटिस्ट था। हाँ मतलब ओम शब्द से आप जोड़ लो जाकर के शंकर महादेव से, तो बात अलग है। और सावन के सीजन में लग भी सकता है आपको, हाँ मतलब आभास हो सकता है कि परमात्मा वहाँ प्रकट हुए होंगे। ठीक है, हो सकता है, लेकिन मम्मी ने उनके नाम रखा होगा। खैर विदेशियों के नाम तो बड़े अजीब अजीब होते हैं, तो मतलब नाम लेने में बड़ा अजीब लगता है, बट फिर भी ओम्स के नियम के बारे में बात करें। ओम्स ने क्या बताया था, ओम्स ने ये बताया कि यार ऑब्जर्वेशन है, साइंटिस्ट ऐसे होते हैं कुछ भी करते रहते हैं, तो उसने ये देखा कि अगर करंट फ्लो हो रही है तो करंट विद्युत धारा के फ्लो होने के लिए जरूरी पड़ रहा है बैटरी यानी वोल्टेज। तो क्या वोल्टेज और करंट में कोई संबंध है क्या, अगर बैटरी नहीं होगी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। उसने क्या किया, बैटरी बढ़ा दी, यानी पहले उसने 1 वोल्ट की बैटरी ली तो करंट मान लेते हैं 1 एम्पियर फ्लो हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं थी। उसने बैटरी 2 वोल्ट की लगा दी, और जब 2 वोल्ट की लगाई तो देखा करंट 2 एम्पियर फ्लो होने लगा। उसने बैटरी 5 वोल्ट की लगा के चेक कर ली, और जब बैटरी 5 वोल्ट की लगाई तो पता लगा करंट भी 5 एम्पियर होने लगा। इसका मतलब उसने देखा कि विद्युत विभव और विद्युत धारा के बीच में कोई संबंध है, और इस संबंध को जो बताया था वो ओम्स का नियम है। कुछ नहीं है, एक लाइन में आप लिख लीजिए, केवल उसकी बकैती थी फालतू चीज जो कि पता था पहले से सबको, बट उसने बता दिया तो अब उसी का गुणगान हो रहा है। क्या है, विद्युत विभव, ऐसे लिखिएगा,
विद्युत धारा, स्टेटमेंट ये है एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट दिया और कंफ्यूजन पैदा करने के लिए बगल में हो सकता है, तो ये सही वाला एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। विद्युत धारा समानुपाती होता है विद्युत विभव के। ये है विद्युत ओम्स का नियम। और अगर आपसे कभी ऐसा कोई ऑप्शन में आए तो ध्यान रखिएगा, ओम्स का नियम क्या है, तो पढ़ा होगा ऑप्शन, विद्युत धारा एवं विद्युत विभव के बीच संबंध बताता है। तो इन दोनों के बीच क्या बताता है, कि संबंध बताता है। कैसा संबंध है, और बता रहा है संबंध में कि समानुपाती संबंध है। संबंध भी कैसा है, समानुपाती संबंध है। समानुपाती का मतलब वही है कि अगर विद्युत विद्युत विभव बढ़ाया जाएगा तो करंट बढ़ेगी। हमने यहाँ भी, अच्छा मैं अगर ये लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता था, लेकिन मैंने कहा स्टेटमेंट लिखा। अगर मैं कहूँ ए डायरेक्टली पोर्शन वी के है, तो आप ये भी तो कह सकते हो वी डायरेक्टली पोर्शन ए के है, इसमें क्या दिक्कत है। ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर हो जाए। ए अगर बी के समानुपाती है तो बी भी तो एक समानुपाती है। स्टेटमेंट लेकिन ये है और जो करेक्ट है। अगर हम इसका ये लिख देते विद्युत विभव बराबर विद्युत धारा के, तो गलत जानते हैं क्या हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि विद्युत विभव डिपेंड करता है विद्युत धारा पे, जबकि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करती है विद्युत विभव पे। इसका मतलब ये है विद्युत धारा समानुपाती होती विद्युत विभव के। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ना कि ये बढ़ने से ये बढ़ेगा। बात समझ रहे, इसलिए स्टेटमेंट का मतलब है। लेकिन ओम ने ये लिखा, तो इसके बाद अगली कंडीशन, अगर ये लिखा जा सकता है तो ये भी लिखा जा सकता है विद्युत विभव। अब मैं अच्छा इसको सिंबल भी लेता हूँ, विद्युत विभव, इसको क्या लिखा जाएगा, आई, और ये समानुपाती किसके, वी हो गया। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि वी समानुपाती आई है, बिल्कुल कहा जा सकता है, इसमें कोई कॉमन बड़ी बात नहीं है। और जब इसको हम हटाते हैं इस साइन का, तो एक साइन यहाँ प्रयोग करते हैं, आर बराबर आई, और यहीं से निकल के आता आर बराबर वी अपॉन आई, यानी प्रतिरोध का जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है ओम्स। तो आपसे एक और प्रश्न पूछा जाएगा, ओम्स का नियम क्या देता है, अगर ये पूछ ले क्या देता है, तो वो देता है प्रतिरोध। प्रतिरोध देता है यानी आर देता है, रेजिस्टेंस देता है। ओम्स रेजिस्टेंस देता है, संबंध देता है विद्युत विभव के बीच में, और ये फॉर्मूला बन के आता है। जब हम अभी बात कर रहे थे ओम, यानी कि ये जो आप बता रहे थे ऐसे से, ये जो है प्रतिरोध का मात्रक था। इसी में जो हमारा ये प्रतिरोध निकला है, इस प्रतिरोध के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो है आपका ओम। और क्यों रखा गया ओम, उसका सीधा सा कारण था, क्योंकि ओम भाई साहब ने दिया है तो अपने नाम पे। जितनी भी मात्रक आपको दिखाई पड़े वो सब साइंटिस्ट के नाम होते हैं। वोल्ट मीटर ये जो भी है ना, सब वोल्टेज नाम है सब साइंटिस्ट के। एमीटर मीटर जो बन के आता है, सारा पूरा नेम होता है, तो ध्यान रखिएगा। और इसी का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसे होता है, ये दिया जाता है। तो ये ओम्स के नियम के अनुसार था, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से अगर करना चाहें, समय हो चुका है काफी। मुझे लगता है यहाँ तक थोड़ा सा रोक लेना चाहिए, आगे बढ़ना नहीं चाहिए ज़्यादा। ठीक है, बढ़ा जा सकता है क्या, अच्छा नहीं, ठीक है, देख लेता हूँ मैं एक बार जरा टॉपिक। हम लोग अभी ओम्स तक पहुँचे हैं, अभी हमें ये पढ़ना ये पढ़ना ये पढ़ना, चलिए कल हो जाएगा, कल हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे इसको। यहाँ तक हमारा हो चुका है। इसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ेगा, जो भी बन सकते हैं। मोस्टली हम यहाँ पर पॉइंट वही समझते हैं कि जो क्वेश्चन बन सकते हैं आ जाएं, मिल जाएंगे। हर समस्या का समाधान है, मिलेगा। चलिए आज के लिए देखना, धन्यवाद।